नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। सभी को नमस्कार। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी के मॉक टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट का डिस्कशन किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए। ऐसे में अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा बेहतर होगी और आप अपने एग्जाम में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर कई सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर डायरेक्टली कॉल करके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप फ्री इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हमारे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स चलते हैं। कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे और टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, क्विजेज अवेलेबल हैं। आप उनको सॉल्व करके भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे मॉक टेस्ट के पहले क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 101 और 598 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब हम यहाँ पे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कितने इंटीजर्स हैं, यानी कि जो पूर्ण संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाजित होती हैं। तो देखिए, 4 और 6 दोनों से विभाजित होने का मतलब है कि उनके एलसीएम से डिविजिबल होनी चाहिए। अब आप सभी जानते हैं कि 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है। 2 2 जा 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, और उसके बाद यहाँ पर 3 से फिर से आप डिवाइड करेंगे तो 1,1, यानी कि हम कह सकते हैं 2 2 4 3 12। इनका जो एलसीएम है वो 12 है। अब देखिए, एलसीएम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर कोई संख्या 4 और 6 दोनों से विभाजित है तो गारंटी है कि वो उनके एलसीएम से भी डिवाइडेड होगी, डिविजिबल होगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर इस चीज को देखना है कि हमारे पास 101 के बाद कहां तक हमें जाना है, 598 के बीच तक रहना है। तो 101 के आगे होना है और 598 के बीच में होना है, और ऐसी संख्याएं लेनी है कि वो संख्याएं 12 का मल्टीपल भी हों। क्योंकि देखिए, सवाल एक बार फिर से सुनिए। आपसे कहा जा रहा है कि 101 से 598 के बीच में ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर x संख्याएं होंगी जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हैं, या आप कह लीजिए x संख्याएं होंगी जो 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगी। तो ऐसे में आप 101 के बाद वो डिजिट बताइए जो 12 से डिविजिबल है, और 598 के पहले भी वो डिजिट बताइए जो 12 से डिविजिबल है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज देखते हैं। अगर आप देखें तो 108 है ना, 12 नहीं है, 108, और उसके बाद यहाँ पर 120, ठीक है। तो 108 और 120 ये वो वैल्यू है जो 101 के बाद आपको दिखाई दे सकती है और जो 12 का मल्टीपल है। इसके बाद ये ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर मान के चलिए हमारे पास 598 है, तो यहाँ पर आने वाली ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 12 से डिविजिबल होगी, इस बात को देखते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको पहले तो 598 को डिवाइड करना होगा किससे, 12 से। तो आइए देखते हैं। जब आप 598 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 48 यहाँ पर जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 18 आएगी वैल्यू। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 12, माफ कीजिएगा, ये 598 है, 598 जी। तो 9 में से 8 गया एक, यहाँ पर 118 बचेगा। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर 9 बार ये वैल्यू चली जाएगी तो यहाँ पर 108 बचेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास 10 बच रहा है। 10 बचने का मतलब ये है कि अगर 598 में आप 10 को माइनस कर दें तो 588, यानी कि 588 वो वैल्यू है जो पूरी की पूरी 12 से डिवाइड हो सकती है 598 के ठीक पहले। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऊपर काम करना है। अब आप जानते हैं कि हमारे पास एक सीरीज है जो कि 108 है, 120 है। इसके बाद अगला नंबर जो 12 से डिवाइडेड होगा वो 132 है, एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सीरीज जा रही है 588 तक, है ना। यहाँ पर भले 598 भी है, ठीक है, यहाँ भले 598 भी है और यहाँ पे भले 101 ही है, लेकिन हमें तो उन्हीं डिजिट्स के साथ डील करना ना जो 12 का मल्टीपल होंगे, जो 12 से डिविजिबल होंगे। तो हमारे पास ये इस तरह से एक सीरीज बनती है। और आप सभी ने एपी के बारे में जरूर सुना होगा। एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम एपी लगा सकते हैं। अब आप देखिए, एपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लास्ट टर्म या टी एन बराबर होता है क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप इसको सिंपल करके एल बराबर लिख लीजिए सीधा, क्योंकि टी एन हो या एल हो फॉर्मूला दोनों में चल जाता है, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आप यहाँ पर लगाएंगे। देखिए एल की वैल्यू क्या होती है,
एल होता है लास्ट टर्म जो कि हमारे पास है 588। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ए की वैल्यू 108 दी गई है प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी क्या होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि इनके बीच का डिफरेंस होता है। तो आप सभी जानते हैं कि बीच का डिफरेंस 12-12 यूनिट पे है, तो 12 आएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 588 माइनस 108 बराबर होगा यहाँ पर n माइनस वन इंटू में 12। ठीक है, यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आपके पास आएगी 480 बराबर n माइनस वन इंटू में 12। और जब 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे ये वैल्यू 40 बार कटेगी, यानी कि हम कह सकते हैं n माइनस वन की वैल्यू 40 होगी, तो n की वैल्यू यहाँ से 41 निकलेगी। यानी कि हम इस बात को कह सकते हैं कि 108 101 से लेकर 598 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो ऐसी 41 संख्याएं हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है, जो कि 12 का मल्टीपल है, या फिर आप कह लीजिए कि 4 और 6 दोनों से विभाजित हो जाएंगी। तो आई विश कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 2 नंबर आपके सामने यहाँ पर कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर ये सेट्स का क्वेश्चन है। देखिए, जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि स्क्वायर रूट में इस तरीके से चलता जा रहा है और वो भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखें कि आप नंबर को ध्यान से देखो। नंबर है आपके सामने 143। अगर यहाँ पर इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो अगर बीच में आपको दिखाई देता है, तो गारंटी से ध्यान रखेंगे कि वो जो नंबर है वो 11 का मल्टीपल जरूर होगा। तो जैसे यहाँ 143 है तो 1 + 3 4 है ना, तो ये 11 का मल्टीपल है। जब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये वैल्यू कितनी बार आएगी? ये वैल्यू वही होती है जो यहाँ पर और यहाँ पर लिखी है, मतलब 13। ठीक है, तो 13, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 143 जो है वो 11 इंटू 13 है। और अब आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान देनी है कि अगर बीच में साइन जो आप देख रहे हैं वो प्लस का है, तो ऐसी कंडीशन में बड़ी वाली वैल्यू आपका आंसर होती है, यानी कि इस सवाल का आंसर होगा 13। और अगर यहाँ पे माइनस होगा बीच में, तो ऐसी कंडीशन में छोटी वाली वैल्यू आपका आंसर होती है। ठीक है, मैं इस बात को मेंशन कर देता हूँ। प्लस वाले केस में आपको जो बिगर वैल्यू है वो आपको लेनी है, वो आपका आंसर होता है बिगर वैल्यू। और अगर माइनस है तो माइनस के केस में आपको स्मॉलर वैल्यू लेनी होती है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जैसे 143 है, तो यहाँ पर ये जो सीरीज है वो इन्फिनिटी तक ही जानी चाहिए। ये सीरीज n नंबर्स तक नहीं हो सकती या कहीं डेफिनेट तक नहीं हो सकती, इसे इन्फिनिटी तक जाना जरूरी है। ठीक है, तो आई विश कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आंसर होगा यहाँ पे 13। आगे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमारे पास यहाँ पर 17 की पावर 4 है, और आप अगर इसको देखें तो हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं 17 की पावर 4, और इस पूरे की होल पावर हम यहाँ पे हाफ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा था। प्लस 311 बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 टाइम्स x, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क को हमने x कर लिया। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 17 की पावर 4 और अपॉन में 2 है, प्लस यहाँ पर ये 311 है, इक्वल्स टू यहाँ पे 100x है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 17 का स्क्वायर होगी, प्लस यहाँ पर वैल्यू 311 आएगी, इक्वल्स टू में यहाँ पर 100x आएगी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100x की वैल्यू यहाँ पर 389 प्लस 311 होगी। और अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर 9 + 1 10, 8 और 1 यहाँ पर 9 और 1 10 हो जाएगा, फिर से 3 3 6 और 1 यहाँ पर 9 + 1 10, 8 1 9 और 1 10, 3 3 6 और 1 7। जी हाँ, तो x का आंसर यहाँ पर 7 आएगा। आई विश कि आपको ये चीज क्लियर होगी। तो मे भी यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास गलत दिए गए हैं, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। 17 की जो पावर है वो 289, सॉरी यहाँ पर ये 289 होता है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये 289 है। तो 289 प्लस 311 जब आप करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 600 आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 600 है, तो यहाँ पर x का आंसर यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ 289 है, मैंने गलती से 389 लिख दिया था, माफी चाहूंगा उसके लिए। उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को समझ पाए हैं। आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, द एवरेज इनकम ऑफ शिल्पा फॉर 4 मंथ्स इज 2500। शिल्पा के लिए जो 4 महीने हैं, 4 महीने उनकी जो एवरेज इनकम है वो कितनी है? वो है 2500 रुपए। तो फिर सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 25 × 4 यानी कि 10,000 रुपए कह सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, सम क्या होता है? आप सभी को पता है कि सम बराबर होता है एवरेज इंटू में यहाँ पर जो आपका टर्म्स होते हैं, है ना, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये होता है। तो आप हमने यहीं पे यहाँ पर जो जैसे 4 मंथ्स आपसे कह रहा है, तो 4 मंथ्स का मतलब 4 टर्म है एक तरह से। फिर बोला जा रहा है कि इफ शी अर्न्स एन इनकम ऑफ ₹3500 इन द 5th मंथ, 5वें महीने में अगर वो 3500 रुपए कमा ले, तो उसकी एवरेज इनकम जो है वो फर्स्ट 4 मंथ से कितना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप देखिए, अगर वो 3500 कमा लेती है, यानी कि इस बार उसका जो हो जाएगा वो 10,000 प्लस 35 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है सभी को। अब यहाँ पर कितने रुपए हो गई है? ये होगा 13,500 रुपए। और इस समय महीने कितने आ चुके हैं? 5 आ चुके हैं। तो अगर आप एवरेज लेना चाहते हैं तो एवरेज बराबर क्या होगा? फिर से आप यहाँ पर सम लेंगे और अपॉन में नंबर लेंगे, जो कि हमने किया अभी। अब इसको कैंसिल करिए,
देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2700 रुपए, यानी कि 5 महीनों का जो एवरेज है वो 2700 रुपए है और 4 महीनों का एवरेज था 2500 रुपए। तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू यहाँ से कितना बढ़ी है, तो आप कह सकते हैं कि 200 रुपए बढ़ी है पर मंथ। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 200 रुपए का हुआ है। आई विश कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 65% वोट मिला वो 2400 वोटों के बहुमत से जीत गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर एक जो पर्सन है, मान के चलिए एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, 100% वोट डले, ठीक है। अब ऐसा तो कहा नहीं गया कि कोई वोट नहीं डले हैं कुछ वोट, तो यानी कि हम मान के चलेंगे 100% वोट डले, तो उसमें ए को मिले हैं 65% और बी को मिले होंगे फिर 35%। अब 65% वाला जो है वो जीत गया है कितने से, वो जीत गया है 2400 से। तो जो 2400 वोटों से जीता है इसका मतलब ये है कि ये जो बीच का डिफरेंस है ये एक्चुअली में इनके बीच के परसेंटेज के डिफरेंस के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई ए को बी से कितना ज्यादा मिला, तो आप बोलेंगे सर ए को बी से 30% ज्यादा मिले हैं वोट, और वो जीता कितनों से है, वो जीता है 2400 से। तो दोनों डिफरेंस है ना, यानी कि 30% की वैल्यू है 2400, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से जब आप निकालेंगे तो 1% की वैल्यू आपको यहाँ पर 80 मिल जाएगी। और क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना है, हमने यहाँ पर माना है कि वोट जो है वो 100% डले होंगे, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो हम 100% की वैल्यू ना निकाल के किसकी निकालेंगे, 65% की। तो जब आप यहाँ पर 65 इंटू 80 करेंगे तो जो आंसर यहाँ से आएगा वो आएगा आपका 5200। ठीक है, तो 5200 अगर आएगा यानी कि 5200 वोट जो है वो यहाँ पर जीतने वाले को मिले हैं। अगर आपसे पूछे कि हारने वाले को कितने मिले हैं तो आप 35% की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल वोट कितने थे तो आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आई विश कि ये सभी 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 से 10 तक आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं यहाँ पर बेसिकली एक ग्राफ आपके सामने रखा गया है। ये जो बार ग्राफ आप देख रहे हैं जनवरी से मई तक के विभिन्न महीनों में बेची गई शर्ट की संख्या के बारे में ये दर्शाता है। तो देखिए जनवरी और फरवरी में मिलाकर स्टोर क्यू द्वारा बेची गई शर्टों की कुल संख्या अप्रैल और मई में मिलाकर इन्हीं स्टोरों द्वारा बेची गई शर्टों की बीच अनुपात क्या है, ये वाली चीज आपसे पूछ रहा है। जनवरी और फरवरी, अप्रैल और मई की बात हो रही है। देखिए ये रहा जनवरी और ये रहा फरवरी। इसमें आपसे कह रहा है कि स्टोर क्यू, अब स्टोर क्यू कौन सा है, जो डार्क वाला है, देख रहे हैं डार्क वाला, यानी कि हमें यहाँ पर 240 और हमें यहाँ पे 300 से मतलब है। मतलब हम कह सकते हैं हमें यहाँ पर 240 प्लस 300 540 चाहिए। और फिर हमें चाहिए अप्रैल और मई में इन्हीं स्टोर, मतलब क्यू की ही बात हो रही है। तो अप्रैल ये रहा और मई ये रहा, इनमें आपको डार्क वाला ही लेना है क्योंकि क्यू की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर आ गया आपका 210। अब आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, क्या ये 3 से कैंसिल हो सकता है, जी हाँ, 18 यहाँ पर 7, तो यानी कि जो रेशियो है वो 18:7 होगा, ऑप्शन नंबर डी। जनवरी, अप्रैल और मई में स्टोर पी द्वारा बेची गई शर्टों की संख्या का औसत क्या था। देखिए ये है जनवरी, ये है अप्रैल और ये है मई। इन तीनों में आपको स्टोर पी की बात की कर रहा है, यानी कि पहले वाला आपको लेना है। यहाँ 160 है, यहाँ पर 200 है और यहाँ पर 250 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 200 प्लस 250 प्लस 160 होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू 6 5 11 2 2 4 4 1 5 और 6 610 है यहाँ पर। और ये क्योंकि वैल्यू 610 है और आपने महीने कितने लिए हैं, 1 2 और 3, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि एवरेज निकालने का तरीका क्या है, सम अपॉन में नंबर। तो 610/3, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में ही आंसर करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। जनवरी से मई तक स्टोर पी द्वारा बेची गई कमीजों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए जनवरी से मई की बात हो रही है ना। तो जनवरी में पी ने कितनी बेची है, यहाँ पर देखिए 160, और फिर मई में कितनी बेची है, 250। तो 160 से 250 में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो आप कहेंगे सर 90 यूनिट का हुआ। अब 90 का हुआ और अपॉन में कितने पे, 160 पे, इंटू में 100। 4 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 25 आएगा, यहाँ कैंसिल करेंगे 40 आएगा, 0 0 कैंसिल करेंगे। अब 25 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 होता है अपॉन में 4। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 5 बार गया 20, उसके बाद यहाँ पर आ गया 56। तो 56 सही 1/4, तो 56 सही 1/4 जो परसेंटेज आप देख रहे हैं ये आंसर होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हुआ। यदि मई में स्टोर पी और क्यू द्वारा बेची गई शर्ट की संख्या कुल संख्या, ओके, मार्च में बेची गई शर्ट की कुल संख्या से 1200 अधिक है, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि अप्रैल में स्टोर पी और क्यू द्वारा बेची गई शर्ट की कुल संख्या कितनी थी।
अब देखिए पी और क्यू की बात हो रही है, वो भी मई में बेची गई शर्टों की कुल संख्या। देखिए तो मई में पी और क्यू ने कुल कितनी बेची है, 250 प्लस 150 मतलब 400 यूनिट बेची है मान के चलिए, ठीक है। बेची गई कुल संख्या मार्च में बेची गई कुल संख्या से 1200 अधिक है। अब आप देखिए मार्च में कितनी बिकी है, तो 180 प्लस 120 यानी कि 300। तो यहां पर अगर आप देखो तो 300 और 400 हमारे हिसाब से कितना अधिक है, हमारे हिसाब से 100 यूनिट अधिक है ना। एक तरह से मार्च और अप्रैल के बीच में जो अधिक आप देख रहे हो वो 100 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया गया, ये दिया गया 1200, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी फिर आपकी 1200 बटे में 100 यानी कि 12। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से 12 निकल कर आती है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी और क्यू द्वारा बेची गई शर्टों की कुल संख्या, वो भी अप्रैल स्टोर में। अब देखिए अप्रैल तो ये है, अब अप्रैल में कितनी है 260, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 260 का मल्टीप्लाई कराएंगे 12 में। अब आप इसको देखिए 3120 यानी कि हम कह सकते हैं 3120 यहाँ पर बेची गई, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ये परसेंटेज और आपके लिए यूनिटरी मेथड ये दोनों ही यहाँ पर मिला दिए गए। 10 नंबर देखिए, यदि दिसंबर में स्टोर पी और क्यू द्वारा बेची गई शर्ट की कुल संख्या, दिसंबर में पी और क्यू, देखिए अब यहाँ पर दिसंबर तो है नहीं, अब आप कहेंगे सर दिसंबर नहीं है तो दे कैसे दिया, कोई बात नहीं वेट कीजिए। दिसंबर में पी और क्यू द्वारा बेची गई जो कुल संख्या है शर्टों की, वो फरवरी में बेची गई शर्टों की संख्या से 25% कम है। यानी कि ये जो है ये 25% कम है किसके कंपैरिजन में, फरवरी के कंपैरिजन में। ठीक है भाई, तो आपसे कह रहा है तो दिसंबर में पी और क्यू द्वारा बेची गई शर्टों की कुल संख्या कितनी है। अब आप देखिए फरवरी में अगर आप देखिए तो कुल संख्या कितनी बेची गई है, 240 प्लस 300 मतलब 540 बेची गई है। ठीक है, ये 540 बेची गई है फरवरी के मंथ में। लेकिन आपसे कहता है कि दिसंबर में जो बिक्री हुई है ना, वो फरवरी में बेची गई अर्थात 540 का 25% कम हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 25% कम हुई है तो 75% हुई होगी, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए 25 से कैंसिल करेंगे 3 बार, यहाँ पर 4 बार। अब इसको अगर आप देखें तो ये कितनी बार जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करें आप, देखिए ये 135 हो जाएगा। अब 135 इंटू 3 यही आपका आंसर होगा। अब 135 इंटू 3 का मतलब कितना होता है 405 यूनिट, यानी कि 405 बेची गई है ना कि 540। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जनवरी में 540 बेची गई तो 540 का 75% दिसंबर में बेची गई होंगी जो कि 405 होता है। अगला एक और देखिए आपके सामने यहाँ पर एक और ग्राफ आ रहा है। निम्नलिखित बार ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित बार ग्राफ 1980 से 2000 के बीच राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हजारों छात्रों के नामांकन के बारे में जानकारी देता है। यानी कि स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एनरोलमेंट की बात हो रही है कई सारे बच्चों के। वर्ष 1980 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में राज्य विश्वविद्यालय की तुलना में कितने अधिक छात्र नामांकित थे। देखिए 1980 ये है और स्टेट यूनिवर्सिटी ये पहले वाली है और ये वाली बाद वाली है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो 1980 में इन दोनों में कितना यहाँ पर डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर हम 5 का डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर 5 का डिफरेंस देख पा रहे हैं तो हमारे पास आंसर में तो 5 है नहीं, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से समझना। चलिए मैं एक बार आपको फिर से पीछे लेके चलता हूँ इंस्ट्रक्शंस में। देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय में हजारों छात्रों के नामांकन के बारे में जानकारी देता है। हजार मतलब 1000 के बारे में जानकारी देता है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर सिर्फ 10 नहीं है, ये 10 इंटू 1000 मतलब ये 10,000 है। समझ रहे हैं, ये 15 नहीं है बल्कि ये 15,000 है। ऐसे ही ये 20,000 है, ऐसे ये 12,000 है, ये 15,000 है और ये भी 15,000 है। तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे हजार के मल्टीपल की बात चल रही है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज ना हो। तो क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 5 इंटू जब आप 1000 करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 5000, यानी कि 5000 नामांकन अधिक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिए, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना इस सवाल को देखकर समझ में आता है कि बहुत जरूरी है। आगे देखें 1980, 1990 और 2000 में राज्य और केंद्र विश्वविद्यालयों के कुल नामांकन कितने थे। तो देखिए ये सभी के सभी में अगर आप देखें तो पहला वाला 10, 15 और 12 इन सबको आप जोड़ दें क्योंकि यही जो है आपको राज्य का दे देंगे। इसके बाद अगर आपको केंद्र का चाहिए तो केंद्र के लिए आपको ये 15, 20 और 15 जोड़ना है। हमसे क्या पूछा गया, राज्य और केंद्र विश्वविद्यालय के कुल नामांकन मतलब सबकी वैल्यू जोड़नी है आपको। तो देखिए 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50 और 10 यहाँ पर 60, 60 और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वैल्यू हो गई आपकी 27 यानी कि 87। तो हम कह सकते हैं 87,000, क्यों, क्योंकि 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये यहाँ पे कुल नामांकन है।
वर्ष 1980 और 2000 में राज्य विश्वविद्यालय और केंद्र विश्वविद्यालय में कुल नामांकन का अनुपात कितना है? देखिए 1980 में अगर आप देखें तो जो कुल यहाँ पर है वो कितना है? 25 है। और अगर आप 2000 की बात करें तो यहाँ पर कुल कितना है? यहाँ पर 27 है। यानी कि हम यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि 25 और यहाँ पर 27 का आता है अनुपात। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें 1980 और 2000 में राज्य विश्वविद्यालय और केंद्र विश्वविद्यालय में कुल नामांकन का अनुपात आपसे पूछा है, तो 1980 में यहाँ पर 15-10-25 ही होगा और 12-15-27 होगा, तो 25:27। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो 25:27 आएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आप किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे काट के 25:27 कर ले। उम्मीद करूंगा कि आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए इंग्लिश में भी क्या लिखा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एनरोलमेंट इन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1980 एंड 2000। तो 1980 ये है, 2000 ये है। तो 1980 में स्टेट और सेंट्रल में कितना हो रहा है? 15-10-25 हो रहा है, 25,000। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है 15 + 12 27,000। तो ऑब्वियसली 25 और 27 को डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे कहता है कि राज्य विश्वविद्यालय में वर्ष 2000 में ट्यूशन फीस 65,000 प्रति नामांकन थी। उस वर्ष राज्य विश्वविद्यालय में ट्यूशन शुल्क से कुल कितना धन इकट्ठा किया गया? देखिए 2000 में ट्यूशन फीस 6500 थी। देखिए ये 2000 है ना, और 2000 में अगर ऐसा था तो उसने बोला है कि राज्य विश्वविद्यालय में ट्यूशन फीस कितनी हुई थी। तो अब आप देखिए 2000 में यहाँ पर कितना है? यहाँ पर तो 12 है ना। तो अगर आप यहाँ पर 12 देखते हैं तो यहीं से शायद हमें आंसर निकालना होगा मेरे ख्याल से। तो ऐसे में यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो आप 12 देख रहे हैं, इस 12 का और यहाँ पर ट्यूशन फीस कितनी है? 6500। तो ये एक्चुअली में 12 नहीं बल्कि कितना है? 12,000 है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1000 का मल्टीपल चल रहा है। तो जब आप 12,000 में 6500 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा? देखिए 12 का 65 में मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू 78 है। अब एक ही ऑप्शन है जहां पर आपको 78 दिख रहा है, वो यही है। और यहाँ पर जीरो कितने लगेंगे? 3 और 3 6। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, 5 जीरो लगेंगे यहाँ पर। 12×6 = 78, सॉरी यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पे 780 आएगा। और फिर यहाँ पे फिर से 5 जीरो लगेंगे, तो इसलिए यहाँ पर 6 जीरो हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 12 का जब आप 65 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू 780 मिलेगी, और उसके बाद फिर 6 जीरो लगेंगे, तो इसलिए यही आंसर आपका करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट चलते हैं। 1990 से 2000 में दोनों विश्वविद्यालयों के शिक्षण शुल्क के बीच में क्या अंतर है यदि शिक्षण शुल्क 2000 रुपए प्रति नामांकन है? अब आप देखिए 1990 से 2000, तो ये है 90 और ये है 2000। ठीक है, विश्वविद्यालयों के शिक्षण शुल्क में क्या अंतर है यदि 2000 रुपए प्रति नामांकन है? तो यहाँ पर देखिए 15 और 20, यहाँ कितना है? 35 है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर तो 27 है। तो एक तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 35 और 27 का डिफरेंस कितना होता है? 8। तो ये एक तरह से 8 नहीं बल्कि 8000 का डिफरेंस है। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे शुल्क कितना है? 2000 का। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 2 का मल्टीप्लाई 16, उसके बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए यही करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर हम हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उपल उत्पल युग्म का सही अर्थ क्या है? देखिए उपल का मतलब होता है ओला और उत्पल का मतलब होता है कमल। तो इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसे याद कर लीजिए। किस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि वैभव क्षणिक होता है? तो इसका मतलब क्या है? देखिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसका मतलब हो गया कि वैभव जो होता है वो क्षणिक होता है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसका मतलब आप सभी जानते हैं कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। सभी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। सांच को आंच नहीं, जिसने गलत नहीं किया उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान जो होता है वो हानिकारक होता है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर जो तृतीय लिखा है, यहाँ पर जो अक्षुण लिखा है, यहाँ पर जो नेहरू लिखा है और यहाँ पर जो तूफान लिखा है, इसमें से 3 गलत हैं। तो देखिए तूफान यहाँ पर इसलिए गलत है क्योंकि तूफान कुछ ऐसे लिखा जाता है, तूफान। ठीक है, तृतीय इसलिए गलत है क्योंकि तृतीय को आप कुछ ऐसा लिखेंगे, तृतीय। अक्षुण की बात करें तो देखिए अक्षुण कुछ ऐसा लिखा जाता है यहाँ पर, लाइक दिस, अक्षुण ऐसा लिखा जाता है। और नेहरू यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो नेहरू यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के अनुसार त्रुटिपूर्ण है। देखिए यह एकदम असंभव सा प्रतीत होता है कि सामने शिकार देखकर भी शेर चिंघाड़ना शुरू ना करे, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि शेर चिंघाड़ते नहीं है, शेर दहाड़ते हैं। तो यहाँ पर आंसर में ये लिखा होना चाहिए था कि दहाड़ने, है ना, शेर दहाड़ना शुरू ना करे, यानी कि दहाड़ने की यहाँ पर बात होगी। तो शेर दहाड़ना शुरू ना करें। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कलम का सिपाही ये किससे लिखी है? तो कलम का सिपाही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है, अमृत राय की। अब हमारे सामने यहाँ पर एक पैसेज है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पर्यावरण में बढ़ता तापमान। तो जो जो की पॉइंट है उसको हम मार्क करते हुए चलेंगे।
ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, पूरा पैसेज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में होना चाहिए। और पर्यावरण में बढ़ता तापमान, सूर्य की गर्मी से लगातार पृथ्वी जो है गर्म हो रही है। इसका मुख्य कारण है पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, तो पर्यावरण में CO2 बहुत बढ़ रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ने का मुख्य कारण है कि धरती पर घटती पेड़ों की संख्या, जो कि हवा को शुद्ध करने में कार्य करते हैं। यानी कि CO2 बढ़ने का मेन कारण क्या है? आप जो पेड़ काट रहे हैं वो। इन सब से निपटने के लिए हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या संपूर्ण विश्व में चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है, क्योंकि इससे धरती के लगातार बढ़ते तापमान के कारण धरती पर जीवन की संभावनाएं जो है वो कम होने का भय बना हुआ है। यानी कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, यानी कि ग्लोब का जो तापमान है वो ज्यादा बढ़ेगा, तो ग्लोब वार्म होगा। ऐसी कंडीशन में जीवन की संभावनाएं भी कम होंगी। यदि इसके समाधान के लिए जल्दी कदम नहीं उठाए गए तो धरती पर जीवन एक कल्पना बनकर रह जाएगा। ठीक है, जीवन जो है वो एक कल्पना बन के रह जाएगा। धरती पर इसके बढ़ते तापमान से समुद्री जल के स्तर में भी वृद्धि हो रही है। देखिए, समुद्री जल जो है उसका स्तर भी बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। वर्षा प्रचुर मात्रा में ना होने के कारण कई देशों में सूखा पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर वर्षा नहीं होगी तो कई देशों में क्या हो रहा है? सूखा भी पड़ रहा है, जिसका सीधा असर जो है वो फसलों पर पड़ रहा है। ठीक है, और खाद्यान्नों की कमी भी हो रही है। ओके, पर्यावरण में घुली हानिकारक गैसों के कारण नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, और इस सब का सीधा असर भविष्य में जीवन की संभावनाओं की कमी के रूप में दिखाई दे रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के अधिक बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ओजोन परत कमजोर हो रही है। ठीक है, तो ओजोन परत भी क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है। ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रीजन है, इम्पैक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है? तो पर्यावरण के तापमान में कमी नहीं, पर्यावरण के जल की कमी नहीं, पर्यावरण में प्रकाश की वृद्धि जी नहीं, पर्यावरण में तापमान की वृद्धि जी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण में CO2 की कमी नहीं, पर्यावरण में CO2 की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण किस प्रकार का खतरा बढ़ रहा है? तो जीवन की संभावनाएं जो है वो कम होने का खतरा बढ़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पहला वाला सही होगा, आपने पढ़ा है इसे। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप वर्षा अधिक न होने से किस प्रकार का खतरा बढ़ रहा है? तो पेड़ों की संख्या में कमी हो रही है, जानवरों की मृत्यु ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, जल की कमी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, मानसिक असंतुलन भी नहीं। जी हाँ, पेड़ों की संख्या में कमी, खाद्यान्न में कमी, इन सब की बात की गई थी। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से कौन सी अन्य मुख्य समस्या देखी जा रही है? रेगिस्तान में कमी, फसलों का नष्ट होना, ओजोन परत का ह्रास। जी हाँ, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन परत का जो ह्रास है, संक्रमण वृद्धि गलत है। चलिए अगले पैसेज के ऊपर बात करते हैं। भारत महान है, और महान है इसकी संतानें। ठीक है, यहाँ राम और कृष्ण जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है, सीता और विदुला जैसी महान नारियों ने भी जन्म लिया है। यहाँ की नारियां भी पुरुषों से कम नहीं है। ऐसी नारियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम प्रमुख है। यानी कि ये पैसेज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो 1835 में सितारा के निकट बाई नामक गांव में हुआ था। सितारा शायद MP में है इस समय पे। आपका बचपन का नाम मनुबाई था। ठीक है, 13 वर्ष की उम्र में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 13 वर्ष की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया। ठीक है, वह झांसी की रानी बन गई और नाम हो गया लक्ष्मीबाई। इससे पहले इनका नाम मनु था, लेकिन जब झांसी की रानी बनी है, ठीक है, उसके बाद जो है ये आप कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई हुई है। आई गेस सितारा जो है वो महाराष्ट्र में होना चाहिए, MP में नहीं। ठीक है, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि झांसी की बात हो रही है ना, इसलिए। तो उन्हें एक पुत्र भी हुआ जिसकी मृत्यु छोटी अवस्था में हो गई थी। ठीक है, ओके। पुत्र की मृत्यु से गंगाधर राव को बहुत ही शौक हुआ। इसी शौक के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी शासन में दामोदर राव को गोद लेने की इजाजत मांगी, पर अंग्रेजों ने इजाजत नहीं दी थी। जनवरी 1848 में लॉर्ड हार्डिंग के स्थान पर लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है, 1848 में लॉर्ड हार्डिंग के स्थान पर लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। झांसी को व्यापकत सिद्धांत के तहत, ठीक है, व्यापकत सिद्धांत के तहत अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्न जोरों पर थे। सन 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। मंगल पांडे इसके प्रमुख नेता थे। देशभक्त वीरों ने कानपुर, मेरठ, लखनऊ आदि नगरों पर अधिकार कर लिया, और इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर भी, ठीक है, अपना अधिकार जमा लिया। लक्ष्मीबाई भी स्वतंत्रता की इस लड़ाई में कूद पड़ी। उन्होंने अंग्रेजी सेना को बुरी तरह से हरा दिया, और तात्या टोपे और नाना साहब ने लक्ष्मीबाई का इस युद्ध में साथ भी दिया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये पैसेज है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा पैसेज। आइए क्वेश्चंस के ऊपर बात करें।
चलिए क्वेश्चंस पे बात करें। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो हीराबाई, जोधाबाई, मनुबाई। जी हाँ, मनु था, त्रिपाला नहीं था। गद्यांश के अनुसार मनुबाई के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? गंगाधर राव, बाजीराव, नाना राव, दामोदर राव। जी हाँ, दामोदर राव था, जिसको व्यपगत या व्यपगत के आप कह लीजिए सिद्धांत के तहत, व्यपगत के सिद्धांत के तहत, ठीक है, अंग्रेजी जो सत्ता थी, जो ब्रिटिश सत्ता थी, उन्होंने मना कर दिया और झांसी को अपने अंदर मिला लिया। व्यपगत सिद्धांत क्या था? व्यपगत सिद्धांत में यह था कि अगर कभी किसी राजा, मान के चलिए कोई किंग है, अगर किंग की अपनी कोई औलाद नहीं है, तो ऐसे में किंग के मरने के बाद वो जो साम्राज्य है, ठीक है, भले उनकी वाइफ जिंदा है, क्वीन जिंदा है, लेकिन उसके बाद भी अगर उनके मान के चलिए कोई भाई है आगे, तो ऐसे में किंग के मरने के बाद अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो पूरा का पूरा साम्राज्य ब्रिटिश सत्ता में शामिल होगा। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में वो आ जाएगा। तो ये था व्यपगत का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी ने झांसी का विलय अंग्रेजी राज्य में किस नीति के तहत किया? तो देखिए अभी हमने बात भी करी है, तो व्यपगत का जो सिद्धांत है उसी के तहत किया था। व्यपगत सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी। अभी सब आप जानते हैं, हार्डिंग के बाद लॉर्ड डलहौजी आए और उन्होंने ये काम किया। 1857 की महान क्रांति के बाद क्रांतिकारियों ने दिल्ली में किस स्थान पर कब्जा किया था? तो आप सभी जानते हैं, जामा मस्जिद नहीं, लाल किला। जी हाँ, लाल किला में इन्होंने कब्जा किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाना साहेब को यहाँ पर उन्होंने आप कह लीजिए राजा भी बना दिया था, है ना, जो नाना साहब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये बहादुर शाह जफर थे, ना कि नाना साहब। ठीक है, वो जो नाना साहब एकदम से ध्यान आ गया, तो बहादुर शाह जफर जो थे उनको राजा बना दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, द पिच ऑफ द साउंड इज मेजर्ड बाय इट्स। देखिए जो पिच है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है? तो आप सभी को पता है कि पिच जो है वो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के द्वारा मेजर की जाती है। अब देखिए इस बात को समझ लीजिए, कुछ चार्ट आपके सामने बना देता हूँ जिससे आपको चीजें और ज्यादा बेहतर हो, समझ में आ जाए। जैसे मान के चलिए कि ये कुछ चार्ट है, और जैसे एक ये आप जो देख रहे हैं, ये कंप्रेशन और एक्सप्रेशन के बीच में जो आप ये देख रहे हैं डिफरेंस, तो ये क्या होता है? ये एम्पलीट्यूड होता है। अगर एम्पलीट्यूड छोटा है और एक मान के चले मैंने एम्पलीट्यूड बड़ा बनाया है लाइक दिस, तो ऐसी कंडीशन में ये जो एम्पलीट्यूड अगर कम है, तो कम है तो आप बोलेंगे कि आवाज जो है वो काफी स्लो है किसी की, है ना, बहुत धीरे से बोला उसने, है ना, मर्मरिंग करी एक तरह से। और अगर ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इसका मतलब उसने काफी हाई बोला है, लाउड बोला उसने काफी। ठीक है, लाउड। देखिए लाउड और जो आप कह लीजिए चिल्लाना, दोनों में फर्क है। लाउड का मतलब आवाज तेज है, ठीक है, और एक आवाज धीरे है, एम्पलीट्यूड। और अगर मान के चलिए कि यहाँ पर जैसे एक फॉर एग्जांपल ये वेव है ना, ये एक नॉर्मल वेव फॉर्म हो रही है यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से, तो ये क्या है? अगर ये जितने भी साइकिल यहाँ पर बनेंगे, है ना, एक सेकंड में, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और एक देखिए यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए काफी जल्दी जल्दी बन रही है ना, यहाँ पर वेव्स जो है काफी जल्दी जल्दी बन रही है। या इसको मैं थोड़ा सा अगर और अच्छे से बनाऊं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेव्स हैं वो काफी, ठीक है, जल्दी जल्दी बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वेव की, तो यहाँ पर पिच ज्यादा होगी। ठीक है, पिच क्या होगी? पिच ज्यादा होगी। तो उसी की बात हो रही है कि ध्वनि की पिच किसके द्वारा मेजर की जाती है? ध्वनि की पिच फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेजर होती है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पिच लो है। ठीक है, आमतौर पे जो बॉयज होते हैं, लड़के होते हैं, है ना, या पुरुष होते हैं, तो उनकी जो आवाज की पिच होती है वो कम होती है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। लेकिन महिलाओं की आवाज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनकी पिच बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार एक काफी ज्यादा शार्पनेस होती है महिलाओं की आवाज में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किस पौधे का उपयोग नहीं किया जाता? अब आप देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। स्विच ग्रास का किया जाता है, जेट्रोपा करगस का किया जाता है, रैपसीड कैनोला का भी करते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे का पत्ता ये तो मेडिसिनियल प्लांट जो है की तरह यूज किया जाता है। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यही डिफरेंट होगा, इससे किसी भी तरह का कोई जैव ईंधन का उत्पादन नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी की पहचान करें, तो देखिए सबसे बड़ी कहां पर है? सबसे बड़ी होती है ग्लूटस मैक्सिमस। इसको ध्यान रखें, ग्लूटस मैक्सिमस सबसे बड़ी है। कहां पर है ये आपकी हिप बोन है। हिप बोन के पास आपको ये मिलेगी। ठीक है, हिप बोन के पास आपको ये मिलेगी मसल, इसको ध्यान दें। सार्टोरियस की बात करें तो सार्टोरियस बेसिकली आपकी थाई को आपके लेग से जोड़ने का काम करती है। तो छोटी छोटी मांसपेशियां हैं जो कुछ ऐसी आ रही हैं लाइक दिस, आपकी दो मांसपेशियां आ रही हैं दोनों थाई और टांगों के बीच में, जिससे वो जुड़ती हैं। पैलेटाइन यूविला की बात करूं तो आपने देखा होगा आपकी जीभ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी जीभ है, तो जीभ के पीछे आपने देखा होगा एक छोटा सा ऐसा कुछ लटक रहा होता है ना, ये जो लटक रहा होता है ना, इसी को यूविला कहते हैं। ये मांसपेशी से बना है, इसे बोलते हैं पैलेटाइन यूविला, तो वो भी गलत है। रेक्टस एब्डोमिनालिस की बात करें तो देखिए रेक्टस एब्डोमिनालिस जो है ये आपके
एब्डोमेन मतलब पेट, स्टमक की बात हो रही है। तो जो आपने देखा होगा कि जो आपका जैसे पेट है, फॉर एग्जांपल ये आपका पेट है, तो पेट की जो मसल्स हैं उसको बोलते हैं। और ये जो पेट के जो, स्पेशली अगर आपको बताऊं तो ये जो 6 पैक एप्स आप बनाते हो ना जिम में जाके, तो बेसिकली हम उन्हीं एप्स की बात कर रहे हैं। तो एप्स के नीचे की जो मसल है वो यही है, रेक्टस एब्डोमिनालिस। लेकिन यहाँ पर जो सही होगा वो क्या होगा, ग्लूटस मैक्सिमस, क्योंकि यही सही है, हिप बोन ये सबसे बड़ी है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी जो मांसपेशी है उसका नाम होता है स्टेपिडियस, ठीक है, स्टेपिडियस, इसको ध्यान रखें, ये सबसे छोटी है, ठीक है, छोटी मांसपेशी। बड़ी मांसपेशी वहां पूछी गई थी, अब छोटी यहां पर आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ध्यान रखें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, बोन, जो सबसे लार्जेस्ट बोन है, तो आपको पता है फीमर है ना, फीमर जो है सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी कौन सी है, स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट आप सभी जानते हैं कान के अंदर ही होती है, उसको हम कहते हैं स्टेपीज, स्टेपीज कहते हैं उसको। और स्टेपीज की ही जो मांसपेशी है उसी को हम स्टेपिडियस कहते हैं, यानी कि स्टेपिडियस भी आपको कान के अंदर ही मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः गर्म होने पर तेजी से गर्म होता है, तो देखिए आमतौर पे मेटल्स जो होती हैं वो गर्म होने पर मतलब आपके लीजिए गर्म होने पर जो है वो तेजी से गर्म होते हैं, है ना, इस बात को ध्यान रखिए। मेटल्स के अंदर ये ज्यादा होता है, यानी कि बेसिकली हम कंडक्शन के फिनोमेना की बात कर रहे हैं। जहां पर भी कंडक्शन होगा वहां पे हल्का सा गर्म करेंगे और पता लगा जी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, ऐसा होता है, ठीक है। तो पानी तो देखो भाई, पानी तो कंपाउंड है, सल्फर नॉन मेटल है, हीरा नॉन मेटल है ना, तो लोहा ही आंसर होगा, आयरन। खत्म हो गई बात। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति वस्तुओं को यहां तक नहीं देख सकता है, कहां तक नहीं देख सकता, तो देखिए मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, क्या बोलते हैं इसको, निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब होता है कि पास की जो चीजें हैं वो तो आपको अच्छे से दिखेंगी, लेकिन दूर की आपको नहीं दिखेंगी। बेटा उल्टा होता है, ध्यान रखना, दूर की आपको नहीं दिखेंगी, इसका मतलब जो दूर की है, यानी कि कोई भी जो दूरी है आपको वो नहीं दिखाई देगी, है ना, ये ध्यान रखें। और एक चीज और ध्यान रखें, जो हमारी फार साइटेडनेस होती है ना, वो कितनी होती है, वो होती है इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम बात करें कि नियर साइटेडनेस कितनी है हमारी, कि हम पास मिनिमम कितना देख सकते हैं, उससे ऊपर तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से नीचे का आप देख ही नहीं सकते पास का, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अगर आप अपने पास जितनी भी पास कोई वस्तु अपनी आंख के लेकर आएंगे, तो 25 सेंटीमीटर से अगर आपने पहले रख दी तो वो आप नहीं देख पाएंगे, 25 सेंटीमीटर या उससे बाद ही आप देख पाएंगे, और इन्फिनिटी तक देख सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। आगे देखें नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली। फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, रिवर गंगा इज द मोस्ट सेक्रेड रिवर, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा पवित्र है। इट इज कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ गॉडेस, ठीक है, इसे हम मदर ऑफ गॉडेस कहते हैं, ठीक है, माँ और देवी हैं ये। रिवर गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, सबसे बड़ी है यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर है ये। रिवर गंगा हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गोमुख केव, ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गोमुख केव ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी एंड अलकनंदा जब मिलते हैं कम एट देवप्रयाग, कहाँ मिलते हैं, देवप्रयाग में आकर, ये उत्तराखंड में है, टू फॉर्म द रिवर गंगा, ठीक है, यानी कि जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलते हैं तब जाके देवप्रयाग बनता है। इट राइजेस इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड विच इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एरिया आपको दिए गए जहां पर ये बहती हैं। Ganga water is very much precious for the Hindus. They keep the Ganga water as a holy place like a temple. ठीक है. The Ganga flows through India and Bangladesh, but the biggest problem associated with it is water pollution. गंगा जो है वो भारत और बांग्लादेश में फ्लो करती है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है गंगा के साथ वो वाटर पोल्यूशन की है। The main causes of water pollution in the Ganges river are the disposal of human sewage. ठीक है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मनुष्य का जो वेस्ट है, एनिमल का जो वेस्ट है ना, इसके अलावा जो पॉल्यूशन डेंसिटी जो जितना ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इसके अलावा डिस्पोजल जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के हैं वो सारे के सारे गंगा रिवर में डाले जा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है आज की। इसे डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा बल्कि गंगा रिवर में फेंका जा रहा है। टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम नेम्ड नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है, या नमामि गंगे प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। द मेन पिलर्स ऑफ दिस प्रोग्राम आर सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफॉरेस्टेशन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, ये इसके प्रमुख आप कह लीजिए पॉइंट हैं। The importance of success of Namami Gange program can be seen through the following lines: that Ganga dies, India dies. If Ganga thrives, India thrives. No Ganga, no India. ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। तो ये नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसकी ये एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन भी है, जिससे ये पता लगता है कि गंगा को साफ रखना, गंगा की आप कह लीजिए शुद्धि करना कितना ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए क्वेश्चंस पे बात करते हैं।
रिवर गंगा हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच प्लेस? तो आपको पता है कि ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री नहीं, चंद्रमुख नहीं, गोमुख। जी हाँ, गोमुख धाम से ये निकलती है, उत्तराखंड। एट विच प्लेस द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा टुक प्लेस टू मेक अ कॉमन वाटर स्ट्रीम नेम्ड द गंगा? देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि जो भागीरथी और जो अलकनंदा है, जब वो मिलती हैं तो किस जगह पे मिलती हैं और एक गंगा रिवर बनाती हैं? तो आपको सभी को पता है कि ये आंसर क्या होगा, आपको बताइए। देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग में ऐसा होता है, इसलिए आंसर है। विष्णु प्रयाग में क्या है? देखिए, विष्णु प्रयाग में मिलती है धौली गंगा, है ना, धौली गंगा, और प्लस साथ में अलकनंदा। अलकनंदा तो देखो हर जगह मिलती है, लेकिन यहाँ पर धौली गंगा है। ठीक है, और ये दोनों क्या बनाती है? दोनों बनाती है विष्णु प्रयाग। इसके बाद अगर आप रुद्र प्रयाग की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा के साथ। ठीक है, इसको ध्यान रखें। और फिर क्या होता है? ये बनाता है आपका रुद्र प्रयाग। ठीक है, इसके बाद कर्ण प्रयाग की अगर हम बात करें तो कर्ण प्रयाग में क्या होगा? पिंडर मिलती है, पिंडर रिवर। पिंडर और अलकनंदा जब मिलते हैं तो ये बनाती है आपकी कर्णप्रयाग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ मंदाकिनी है, यहाँ देवप्रयाग है। इसके अलावा देखिए, एक और प्रयाग होता है, शायद यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है ना, वो होता है हमारा नंद प्रयाग। ठीक है, 5 प्रयाग होते हैं ना हिंदुओं में, तो ये नंद प्रयाग है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। नंद प्रयाग में क्या होता है? नंद में देखो, नंद है तो यहाँ पे नंदाकिनी आएगा, तो नंदाकिनी प्लस अलकनंदा ये जब मिलेंगी तो बनाएंगी नंद प्रयाग। तो बेसिकली ये 5 प्रयाग होते हैं, और देव प्रयाग तो आप देख ही चुके हैं, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं तो देव प्रयाग बनता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी प्रयाग उत्तराखंड में बनते हैं। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If Ganga dies, India dies. Ganga thrives, India thrives. These crucial lines are actually related to which program run by the government of India in order to save the river Ganga? तो शीतल गंगा जी नहीं, सेव गंगा, क्लीन गंगा जी नहीं, गंगा एक्शन प्लान जी नहीं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। Rearrange the parts of the sentence in correct order. देखिए, academic subjects, other activities take precedence over in schools. तो यहाँ पर क्या होगा कि academic subjects टेक प्रेसिडेंस ओवर अदर एक्टिविटीज इन स्कूल्स, यानी कि हम कह सकते हैं PRQS। तो PRQS कहाँ है? यहाँ पे। तो जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह लीजिए तवज्जो ज्यादा ले ली है, प्राथमिकता एक तरह से ले ली है बाकी एक्टिविटीज के ऊपर स्कूलों में। जैसे स्कूलों में और एक्टिविटीज होती है, गेम्स होते हैं, है ना, योगा होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो उनके ऊपर अब स्थान ले लिया किसने? एकेडमिक सब्जेक्ट्स ने, यानी कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ गया पढ़ने का। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड? देखिए, किंडल। देखिए, किंडल का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, टू गेट हैप्पी। ठीक है, टू गेट मोर हैप्पी लिखना चाहिए मुझे, है ना, ज्यादा खुश होना, कोई चीज आपको पता लग जाए तो आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? इंसिपिड का मतलब यहाँ पर देखिए आपको सिनोनियम बताना है। ठीक है, इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस। जो चीज टेस्टलेस है वो इंसिपिड है। नेव, नेव का मतलब होता है धूर्त व्यक्ति, है ना, धूर्त व्यक्ति, यानी कि एकदम जो बहुत ही चालाक व्यक्ति है ना, जिसको हम बोल सकते हैं क्लेवर या कनिंग व्यक्ति कई बार, है ना। इसके अलावा ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है टू नॉट टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप इसको लिखें कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीज समझने में बहुत ही ज्यादा कठिन है, डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, उसको हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड उसे कहा जाता है ऑब्सक्योरिटी। लेकिन टू गेट एक्साइटेड यही आपका आंसर है। तो किंडल का मतलब होता है टू गेट हैप्पी, टू गेट मोर हैप्पी, टू गेट मोर एक्साइटेड। अब देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन है हमारे सामने। टेबल को यहाँ पर कोड दिया जा रहा है FMABU, TABLE को यहाँ पर कोड दिया जा रहा है। देखिए, FMAB&U, और आपसे पूछा जा रहा है कि चेयर का कोड क्या होगा? CHAIR, चेयर का कोड क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिखते हैं। टी पे वैल्यू यहाँ पर 20 है, यहाँ पर वैल्यू 1 है, यहाँ पर वैल्यू 2 है, यहाँ पर वैल्यू 12 है, यहाँ पर वैल्यू 5 है। यहाँ पर वैल्यू अगर आप देखें तो ये 6 है, यहाँ पर ये 13 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर 21 है। अब देखिए, यहाँ पर 20 से 21 +1 हो रहा है, और 5 से 6 +1 हो रहा है, 1 से 2 +1 हो रहा है, तो 12 से 13 +1 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 से 1 -1 हो रहा है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक माइनस है, बाकी हर जगह और यहाँ पे भी +1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेम काम करेंगे। देखिए, C में 1 जोड़ेंगे तो D आएगा, R में 1 जोड़ेंगे तो S आएगा, H में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर I आएगा, I में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर J आएगा, A में अगर 1 कम करेंगे तो Z आएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका SJZID, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। क्लॉक की बात हो रही है, 5:35 से लेकर 5:45 के बीच में क्लॉक में दोनों सुइयां कब राइट एंगल पर होंगी? यानी कि हमें जो बेस है वो 5 लेना पड़ेगा, मतलब हमें ये देखना है इन शॉर्ट कि 5 से 6 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री के एंगल पे कब आती हैं। देखिए, फॉर्मूला पढ़ाया था आपको कि जो आप कह लीजिए मिनट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2/11, और यहाँ पर आपको मॉडुलस लेना है 30h माइनस यहाँ पर आपको लेना है थीटा। तो चलिए रखते हैं m बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 2/11, ठीक है, 30 इंटू h का मतलब हो गया यहाँ पर 5, माइनस कर दीजिए यहाँ पे 90। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2/11 इंटू में
5 3 15, 150 माइनस 90 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ गई 150 माइनस 90 का मतलब 60, तो ये वैल्यू है आपकी 120/11। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं आपको। तो यहाँ पर देखिए जब 150 में 90 को माइनस किया 60 आया, 60 दूनी 120, जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 10 होल 10/11। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5:10 से ही 10/11 पर पहला 90 बनेगा। लेकिन आपको ये जो टाइम है वो 5:35 से 5:45 के बीच में तो नहीं मिल रहा, इसका मतलब अब जो है हमें यहाँ पर प्लस माइनस वाला फॉर्मूला होता है ना, तो हमें प्लस भी लेना पड़ेगा। तो चलिए प्लस की बात करते हैं, 2/11। यहाँ पर देखिए 30 × 5 होगा और इस बार प्लस 90 कर दीजिए, आप माइनस से मत निकालिए क्योंकि माइनस से छोटी वैल्यू आ रही है। इस बार जब जोड़ेंगे तो 240 होगा, ये 240 मतलब 480/11 होगा। इसको सॉल्व करते हैं, 11 चौक 44, फिर यहाँ पर 3 आ गया 43 सही 7/11। यानी कि हम कह सकते हैं 5:43 सही 7/11 पे जाके दूसरा 90 बनेगा। 90 आपको पता है हर घंटे 2 बार बनता है, तो आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला स्टेटमेंट देखिए, विश्व के लेखक लोगों पर अव्यक्त रूप से सैनिकों से अधिक प्रभाव डालते हैं, यानी कि विश्व के जो लेखक हैं वो सैनिकों से भी अधिक प्रभाव डालते हैं, ऐसा कहा गया है। और क्योंकि ये विवरण में दिया गया है तो बिल्कुल सही आपको मानना पड़ेगा, भले ऐसा होता हो या ना होता हो, स्टेटमेंट में दिया गया आपको मानना पड़ेगा। फिर आपसे देखिए क्या कह रहा है कि लेखक लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये बात लिखी भी जा रही है ना। और शारीरिक शक्ति के साथ कोई व्यक्ति सबको जीत सकता है, जी नहीं, ऐसी कोई बात शारीरिक शक्ति की बात स्टेटमेंट में नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर कंक्लूजन पहला सही है। आगे देखिए 19 जनवरी 2019 को शुक्रवार यानी कि फ्राइडे था, तो 29 जून 2021 को कौन सा दिन था ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसे रेफरेंस तरीके से करेंगे, पहले क्रॉस चेक करेंगे कि सच में ये शुक्रवार का दिन था भी या नहीं। देखिए 19 जनवरी का कोड क्या होता है, 1 होता है, 2000 का कोड 6 है, 19 उसमें एक्स्ट्रा और 4 उसमें लीप ईयर। सॉल्व करते हैं, 19 1 20 6 26, 26 का मतलब क्या होता है 5, 19 5, यहाँ पर देखिए 24 24 और 4 28, 28 का मतलब 0, 0 का मतलब शनिवार। यानी कि हम कह सकते हैं कि शनिवार का दिन है, लेकिन यहाँ पर तो फ्राइडे लिखा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक को ये एक्चुअली में माइनस कर देते हैं, जो रियल में दिन निकलता है ना उसमें ये 1 यूनिट माइनस कर देते हैं, तब ये यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे देखिए 29 जून की बात करते हैं, तो 29 जून अगर आपको 2021 की बात करनी है तो 29 जून का कोड यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2000 का कोड 6 है, 21 उसमें एक्स्ट्रा है और इस बार लीव उसमें 5 आएंगे। सॉल्व करते देखिए 21 तो पूरा पूरा कैंसिल क्योंकि 7 का मल्टीपल है। ठीक है, फिर देखिए 29 भी कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 5 1 6, 6 6 12, 12 और 5 17, 17 का मतलब यहाँ पर कितना बच गया आपका 14 की वजह से 3, 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है हमारा मंगलवार, यानी कि हमारे हिसाब से तो ये मंगलवार है, लेकिन आपको -1 करना पड़ेगा। अब जब आप -1 करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, मंडे यानी कि सोमवार, क्योंकि हमें रियल आंसर में एक कम करना है, मंडे विल बी योर आंसर। देखिए अगर आप कैलेंडर में खुद की कोडिंग्स यूज करते हैं तो आप वहां से अपनी खुद की कोडिंग्स को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मेरी कोडिंग्स में भी डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि सभी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अब मैं साइंस एंड बेसिकली अगर आप बात करें तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग इनको पढ़ाता हूँ, तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि कई बार टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और रीजनिंग और मैथमेटिक्स के अंदर तो ऐसा बहुत ही ज्यादा होता है ना। जैसे कोई क्यूब्स एंड क्यूबर्ड अलग तरीके से पढ़ाता है, मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर आप अपने लेवल में बेस्ट हैं, अपने तरीके से बेस्ट हैं, तो आप उस तरीके से करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पंक्ति में आर प्रारंभ से 16वें स्थान पर है और एस जो है वो अंत से 17वें स्थान पर है। देखिए पंक्ति बना लेते हैं पहले, मान के चलिए यहाँ पे आर है, तो आर प्रारंभ से कौन से स्थान पे, 16वें स्थान पर है। और यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल एस है, तो एस जो है वो एंड से कितने स्थान पर है, 17वें स्थान पर है। फिर कहा गया कि जबकि टी जो है वो आर एस के बीच में, मान के चलिए यहाँ कहीं पे टी है तो टी आर और एस के बीच में है। फिर बोला कि यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति, यानी कि टोटल 50 व्यक्ति उसने दे दिया आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सब 50 है भाई टोटल, तो अगर 50, अब देखो 16 आर को मिलाकर और एस को मिलाकर 16 और 17 हो गए, यानी कि 33 हो गए। ठीक है, अगर आप ये 33 हटाएंगे तो 50 माइनस 33 का मतलब होता है 17 लोग। अब 17 लोग बच रहे हैं जो कि कहाँ बैठेंगे, जो कि आर के ठीक आगे से, है ना, आर के ठीक आगे से और एस के ठीक पहले तक, यहां से लेकर यहां तक बैठने वाले हैं ये पूरे के पूरे 17 लोग। अब उन 17 में देखिए एक तो टी है, तो अब कितने बच गए 16, तो 16 में 8 यहां बैठा दो, 8 यहां बैठा दो, तभी तो टी बीच में बैठेगा दोनों के। तो इस तरीके से हो गया। अब देखो सवाल में क्या पूछा गया, आर और टी के बीच में कितने लोग हैं, तो देखिए आर और टी के बीच में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, ये आंसर है, खत्म। कितना आसान सवाल है। अब देखिए आगे हम यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि टेबल बेस्ड होंगे आपके। तो चलिए जल्दी से इस टेबल को ध्यान से पढ़िए। ये जो आप तालिका देख रहे हैं ये दोपहिया वाहन निर्माताओं के 2015 से 2020 तक के घरेलू विक्रय को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर विक्रय की बात हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं। कितने वर्षों में हीरो निर्माता का घरेलू विक्रय सभी वर्षों में हीरो निर्माता के औसत घरेलू विक्रय की तुलना में कम रहा।
अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है चीजें। तो हीरो की यहाँ पे बात हो रही है, तो देखिए हीरो कहाँ, हीरो ये रहा, ठीक है। तो हीरो निर्माता का घरेलू विक्रय सभी वर्षों मतलब आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 45 प्लस 40 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 52 प्लस 51, ये करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी। और उसके बाद आपको देखो दिखाई दे रहा है कि हीरो निर्माता के औसत घरेलू विक्रय की तुलना में कितना रहा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर अब देखनी पड़ेगी, मतलब कभी कभी डीआई थोड़ी सी कैलकुलेटेड भी आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एवरेज निकालते हैं। 45 प्लस 40 प्लस 49 प्लस यहाँ पर 50 है प्लस यहाँ पर 52 है, उसके बाद यहाँ पर आपको 51 दिया जा रहा है। इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कितने वर्ष हैं, 6 वर्ष हैं, तो एवरेज जब आप लेंगे तो देखिए एवरेज आपका 47.8 आने वाला है। इसको आप निकाल के देख सकते हैं। अब आपसे कह रहा है कि कितने ऐसे वर्ष हैं जहां पर ये जो आप देख रहे हैं घरेलू विक्रय वो एवरेज की तुलना में कम रहा है। अब देखिए 47 से ये तो ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, लेकिन ये 2 साल ऐसे हैं जिसमें कम है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर देखिए 2019 में दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या, 2019 में, 2019 की बात हो रही है कि घरेलू जो दोपहिया वाहन है उनके विक्रय की संख्या 2016 में दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत है। देखिए मतलब 2019 के इन सभी को कैलकुलेट करिए और 2016 के इन सभी को कैलकुलेट करिए। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं इसके ऊपर भी, है ना। देखो 2019 का अगर कैलकुलेट करना है तो 52 प्लस 41 प्लस 40 प्लस 43 करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, ठीक है। इसके बाद जब आप यहाँ 2016 की बात करते हैं तो 40 प्लस 35 प्लस यहाँ पर आप देख लीजिए 30 प्लस 36 आपको दे रहा है, इनको ऐड करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6, तो यहाँ पर तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, 5 4 9 9 4 13 13 4 17 176 है ये वैल्यू। यहाँ देखते हैं 5 और 6 11 की एक कैरी आ गया, एक 5 3 8 8 3 11 11 और 3 14, यानी कि यहाँ पर 141 आ रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि 2019 में ये जो है कितने अधिक है, तो भाई हम कह सकते हैं कि यहां से यहाँ पर अधिक जो आ रही है वो 35 अधिक है। अब अगर 35 अधिक है तो 35 कितने पे अधिक है बताइए, 141 पर अधिक है ना। इनटू में 100% कर देंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आपको यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आई विश कि आपको ये चीज क्लियर हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 24.82%। सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2016 से 2020 तक हीरो के दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या, ठीक है। 2016 से 20, देखिए 16 से 20 में इसकी बात हो रही है, तो हीरो के घरेलू मतलब ये 40 से लेकर ये 51 तक जितना है ना, इसकी बात चल रही है, ठीक है। टीवीएस के दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय के अनुपात क्या है, यानी कि टीवीएस से भी आपको सेम का अनुपात लेना पड़ेगा सेम वर्षों के लिए, यानी कि इस पूरे का लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पर बात करें तो 2000 माफ कीजिएगा 2016 से आपको लेना है। जी, तो ये 2016 से आपको 2020 तक लेना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 2 11 11 और 1 12, मतलब 2 आ गया, ऊपर आ गया कैरी 1, 4 4 8 8 5 13 13 5 18 18 5 23 और 1 24, तो यहाँ से 242 है। यहाँ देखेंगे तो 3 3 6 6 3 9 9 4 13 13 और 3 16 160 160, और इसके बाद यहाँ पर 8 3 11 11 और 9 20, यानी कि 180 है। तो यहाँ पर देखिए 242 आ रहा है और यहाँ पर आपका 180 आ रहा है। दोनों का अनुपात लेना है, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 121:90, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस वर्ष में दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या का औसत न्यूनतम है, किस में औसत न्यूनतम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए 16, उसके बाद आपको कह रहा है 19, फिर आपसे कह रहा है 20 और फिर आपसे कह रहा है 18, मतलब इन चार का आपको लेना है, इन चार में ही आपको बताना है। तो भाई सभी का एवरेज हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो चलिए एवरेज के ऊपर बात करते हैं, देखिए ध्यान से। अब देखिए 2016 में अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो 40 35 30 और 16, इन सबको ऐड करने पे ये वैल्यू आती है 141, और क्योंकि 4 है यहाँ पर कंपनी, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 141/4। यहाँ की बात करते हैं 2018 में, अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 175 मिल रही है, और उसको डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज ही आएगा आपका। फिर इन सबको ऐड करते हैं तो देखिए इन सबको ऐड करने पे जो वैल्यू आपकी आएगी वो 176/4 आएगी, क्योंकि एवरेज है। और फिर जब आप 2020 की बात करते हैं तो इन सबको ऐड करने पे जो आंसर आता है वो 174/4 आता है। तो देखिए हमने एवरेज तो सबको निकाल लिया, क्योंकि सबके नीचे यहाँ पर 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है यही एक ऐसी वैल्यू है जो कि लीस्ट आएगी, सबसे कम आएगी, है ना। और हमें वही चाहिए, न्यूनतम ही तो चाहिए, तो 2016 आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। बजाज के दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की औसत संख्या, बजाज के घरेलू विक्रय की जो औसत संख्या है होंडा के दोपहिया वाहनों
कि घरेलू विक्रय की औसत संख्या से लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो ये भी अब इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि हमें पहले बजाज का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर देखिए दूसरा जो है वो होंडा दे रहा है, तो हमें दूसरा यहाँ पर होंडा निकालना पड़ेगा, और जब हम दोनों का निकाल लेंगे तब जाके हमें यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर मिलेगा। तो चलिए काम करते हैं सर। तो अगर हम यहाँ पर बजाज का निकालें तो बजाज के लिए हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 39 प्लस 36 प्लस 39 प्लस 45 प्लस 43 प्लस 44, तो ये वैल्यू आपकी 246 आती है। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं होंडा के लिए, तो होंडा के लिए अगर आप यहाँ पर निकालते हैं तो ये वैल्यू आपकी 236 आ रही है। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पर एवरेज निकालें भी या ना भी निकालें तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 6 से यहाँ पर 6 से भाग देना होगा, क्योंकि इस बार 6 वर्ष हमारे पास। तो अगर आप देखें तो हमें क्योंकि परसेंटेज चेंज चाहिए, तो अगर आप एवरेज निकाल के निकालेंगे तो भी वही आंसर होगा, बस वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। और अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो नॉर्मल कर लीजिए, तो भी आंसर आ जाएगा। तो अब इस समय अगर आप देखें तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यहाँ पर 10/6 का है। और ये कितने पे डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको रेफरेंस किस पे लेना है, रेफरेंस आपको लेना है होंडा वाला, क्योंकि होंडा के रेफरेंस से बात हो रही है, तो होंडा है ये 236 वाला। अब अपॉन में 6 करेंगे, इनटू में 100 पे कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा आपका। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया आपका 1000 बटे में 236। सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, द आंसर कम्स आउट टू बी 4.23%। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, ध्यान रखें चीजों को। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब लास्ट जो हमारे पास टेबल है डीआई की। ये जो तालिका आप देख रहे हैं इसमें दो विषयों हिंदी और फ्रेंच की बात हो रही है। ठीक है, परीक्षा में उम्मीदवारों का जो विवरण है वो आपको दिया गया है, तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। ये सवाल है आपके सामने। देखिए फ्रेंच में अधिकतम अभ्यर्थियों की सीमा जो है वो कौन सी है जहां पर उनको सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। तो देखिए फ्रेंच में सबसे ज्यादा अंक तो यही दिख रहे हैं 25, तो 25 में है अगर, तो ये 30 से कम है ऐसे लोग। तो 30 से कम है तो मतलब देखिए ये तो 30 से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा, तो मतलब आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो यही लोग हैं जो 30 से कम है, यदि 20 से 29। अभ्यर्थियों का निष्पादन हिंदी में बेहतर रहा। ठीक है, यह बात क्या है, सत्य है, असत्य है ना, आंशिक रूप से सत्य है, या फिर कह नहीं सकते। तो देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि बेसिकली यहाँ पर 20 से कम ऐसे लोग हैं जो हिंदी में 25 मार्क्स लाए हैं, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं जो, देखिए सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर 25 लोग ऐसे हैं जो कि 20 से कम मार्क्स लाए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 30 लोग ऐसे हैं जो 30 से कम मार्क्स लाए हैं, 25 लोग हैं जो 40 से कम लाए हैं, 15 लोग जो हैं जो 50 से कम लाए हैं, 20 लोग हैं जो 60 से कम लाए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्रेंच में ये संख्या कम है। आपको सोचिए, मान के चलिए मैं आपसे बोलूं कि कोई पेपर हुआ जिसमें हिंदी में ऐसे 25 बच्चे हैं जो 20 से कम नंबर लाए, तो 20 से कम नंबर लाने का मतलब वो रिजल्ट खराब है ना। लेकिन फ्रेंच में 15 ही लोग हैं जो 20 से कम रिजल्ट लाए, इसका मतलब फ्रेंच का रिजल्ट अच्छा हुआ है ना, ये रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि कम बच्चे हैं यहाँ पर जो इतने कम मार्क्स लाए हैं। ऐसे देखो 30 से कम की बात करते हैं, अब 30 बच्चे हैं जो 30 से कम लाए हैं हिंदी में, तो रिजल्ट खराब है। लेकिन यहाँ पर 25 ही लोग हैं जो है यहाँ पर कम मार्क्स लेकर आए हैं, तो ये रिजल्ट अच्छा है। तो ऐसे में आप देखें यहाँ से यहाँ की वैल्यू कम होनी चाहिए, और अगर आप देखें तो हर जगह यहाँ पर ये वैल्यू कम है। इसका मतलब बिल्कुल सही है ये बात कि जो निष्पादन है वो हिंदी में बेहतर रहा। ठीक है, ये वाली बात जो है सत्य होगी या असत्य होगी, तो ये बात बिल्कुल असत्य है। निष्पादन यहाँ पर बिल्कुल भी बेहतर नहीं रहा। आंसर यहाँ पर होगा कि फ्रेंच में बेहतर है ना, जबकि यहाँ पर तो हिंदी की बात हो रही है, तो हिंदी में बेहतर नहीं है, ये बिल्कुल असत्य है। आगे बढ़ते हैं, किस अंक सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या समान है। अब आप देखें यहां पर आप देख सकते हैं कि 20 से 29 की बात हो रही है, तो देखिए 20 से 29 में यानी कि हम कह सकते हैं इस रेंज में आएंगे आप, तो यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर तो समान नहीं दिखती। 30 से 39 की बात कर रहा है, 30 से 39 मतलब हम बात करेंगे कुछ ये दोनों मिला के, है ना, ये दोनों मिला के। तो यहाँ पर देखिए 30 और 25 कितना होता है, 30 और 25 यहाँ पर होता है आपका 55। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 25 15 यहाँ पर होता है आपका ये 40, तो यहाँ पर भी नहीं है। 50 से, माफ कीजिएगा 30 से 39 था, 30 से 49 नहीं है। तो 30 से, एक मिनट, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं, एक बार फिर से इसको करते हैं। देखिए 20 से 29 की रेंज की बात हो रही है, तो 20 से 29 की जो रेंज है वो यहाँ पर आएगी, है ना, 30 से कम वाले में। तो देखिए यहाँ पर 30 और यहाँ पर 25 है, तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं है। फिर देखिए 30 से 39 की बात हो रही है ना, तो 30 से 39 का मतलब जो 40 से कम है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 15 है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। ठीक है, फिर देखिए 50 से 59 की बात कर रहा है,
तो ये रहा 50 और ये रहा 59, मतलब 40 से कम में आएगा। तो यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 15 है, तो ये भी नहीं माना जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो गलत है। तो आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है ऐसी रेंज जहां पर दोनों समान आए। आगे चलते हैं। हिंदी में 50 से कम लेकिन 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है? हिंदी में 50 से कम और 40 से अधिक, तो 50 से कम और 40 से अधिक का हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देखिए 40 से कम है ये 25, तो इसको तो ले नहीं सकते, लेकिन 15 यहाँ पर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 जो है वो 40 से तो अधिक होगा लेकिन 50 से कम होगा। अब 15 यहाँ पर रख लीजिए। और ओवरऑल में हिंदी में लोग कितने थे, बच्चे कितने थे, तो सबको देखिए यहाँ पर 25, 30, 25, 25, 25, 50, 30, 80, 80, 20, 100 और 115, यानी कि टोटल यहाँ पर 115 लोग थे। और इंटू में अगर आप यहाँ पर 100% कर देंगे तो आपको यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो 1500 बटे में 115 हमें यहाँ पर करना है। सो ये जो आंसर है आपका वो कितना आएगा? वो आएगा लमसम 13.04%। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन को देखिए। फ्रेंच के संबंध में हिंदी में 30 से 49 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का अनुपात कितना है? फ्रेंच के संबंध में हिंदी में 30 से 49। देखिए 30 से 49 का मतलब क्या हुआ कि जो 40 से कम है वो लिए जाएंगे और जो 50 से कम है वो भी लिए जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों लिए जाएंगे। ठीक है, पहले फ्रेंच है तो यानी कि आपको लेना पड़ेगा 15 + 10 यानी कि 25, और फिर आपका ये वाला है यानी कि 40 आपको लेना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5:8 ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, 55 क्वेश्चन बेसिकली हमने देखे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये आंसर की है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन सभी के सभी समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस पेपर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिए, उससे आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और अगर आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ही कम समय बचे हैं, तो ऐसे में आप बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आखिरी कुछ दिनों में हमारे माइंड की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी बेहतर तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर तैयारी करते हुए आप अपने सिलेक्शन को जरूर सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, गुड बाय।